बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम, खुशामदीद फ्लाई फैक्ट्स पर, जहां आपको मिलती है परिंदों से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बजरीज ब्रीडिंग टिप्स के हवाले से। तो मैं आपको बजरीज की वो ब्रीडिंग टिप्स बताऊंगा जो ब्रीडिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपके बजरीज अंडे दे देंगे। तो वीडियो को आराम से और तहम्मुल से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपने सीख लिए तो आपके बजरीज इंशाल्लाह ज़रूर ब्रीड करेंगे। क्योंकि बजरीज से ब्रीड लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं, बहुत ही ईजी काम है। अगर एक बार बजरीज ब्रीड पे आ जाए तो वो पूरा साल नॉन स्टॉप ब्रीड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बजरीज अच्छी ब्रीड करें तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट इसमें मिस कर दिया तो आपके बजरीज की ब्रीडिंग में इशू आ सकता है। क्योंकि मैं जो आपको पॉइंट बताऊंगा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ब्रीडिंग के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है मेल फीमेल में कंफर्म होना। अगर आपके पास मेल फीमेल कंफर्म है तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास मेल फीमेल कंफर्म नहीं है तो मेल फीमेल कंफर्म कराएं। अगर आप 2 फीमेल्स ले आएँ या 2 मेल ले आएँ तो उनको चेंज करा लें। लेकिन अगर आपके पास दोनों मेल फीमेल हैं और आपको देखना नहीं आता तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इनसे आप देख सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो आप मेल की नाक पे देखेंगे, जिसकी नाक बिल्कुल नीली होगी वो मेल होगा, और जिसकी नाक वाइट या पिंक होगी वो फीमेल होगी। और पट्ठों में भी इसके बिल्कुल बरक्स है। पट्ठों में आप देखेंगे तो मेल की चोंच बिल्कुल पिंक होगी और मादी की चोंच वाइट कलर की होगी। इसके अलावा जो पेयर में चीज़ देखी जाती है वो होती है हेल्थ एंड एक्टिविटी। अगर पेयर हेल्दी है और एक्टिव है तो ब्रीड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो ब्रीड में कोई इशू नहीं करेगा। लेकिन अगर पेयर बीमार है या मेल फीमेल में से कोई एक भी बीमार है तो वो ब्रीड के लिए रेडी नहीं होगा, वो सुस्त बैठा रहेगा। तो पहले पेयर को कंफर्म कर लें कि वो बीमारी में तो नहीं है किसी, और एकदम एक्टिव एंड हेल्दी हो। और जो चीज़ देखी जाती है वो होती है पेयर की एज। बजरीज 3 से 4 महीने में ब्रीड के काबिल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका पेयर अच्छी ब्रीड करे तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कम से कम 8 महीने का पेयर आप लगाएं, जिससे उनका बच्चों का एवरेज भी अच्छा आएगा और उनके बच्चे हेल्दी एंड एक्टिव पैदा होंगे। पॉइंट नंबर 2, ब्रीडिंग इन्वायरमेंट। परिंदों की ब्रीडिंग में अहम किरदार अदा करने वाला है दूसरा पॉइंट, ब्रीडिंग इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके परिंदों को इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा अच्छा तो आपके परिंदे अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे। परिंदों से अच्छी ब्रीड लेने के लिए उनको ब्रीडिंग इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। ब्रीडिंग इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आपके वेंटिलेशन होनी चाहिए। वहाँ पे 1-2 घंटे की धूप आनी चाहिए, और 12 बजे के बाद की धूप ना आए तो बेहतर है। सुबह की धूप एकदम बेस्ट है परिंदों के लिए। और वहाँ पे किसी बिल्ली का आना जाना ना हो, किसी छिपकली का आना जाना ना हो, किसी बच्चे का आना जाना ना हो जो परिंदों को परेशान करे और परिंदों को डिस्टर्ब करे। परिंदे अगर डिस्टर्ब रहेंगे तो ब्रीड में इशू हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी साइज़। नॉर्मली बजरीज में एक छोटा ब्रीडिंग बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है जो छोटे से बड़ा कहलाता है। मटकी में भी छोटे से बड़ा साइज़ जो नॉर्मली मटकी का होता है वो कहलाता है। लेकिन अगर आपने अंडर साइज़, किंग साइज़ या एग्जीबिशन बजरी रखे हुए हैं या आप वो रखना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी बड़ी मटकी यूज़ होगी। लेकिन अगर आपके पास कॉमन बजरीज हैं तो आप उनसे एक कलच लेके देख लें। अगर आपके पेयर की एवरेज ज़्यादा है, 7 या 8 बच्चों की है, एक कलच में अगर आपको लगा कि उसके बच्चे एडजस्ट होने में टाइम लगता है तो आप अगले कलच में उसकी मटकी चेंज करके थोड़ी बड़ी मटकी ले लें, ताकि वो अपने बच्चों को एडजस्ट कर सके और खुले खुले उसके बच्चे आराम से उसमें बैठ सकें। क्योंकि बजरीज में मेल फीमेल अक्सर तो बाहर से ही बच्चों को फीड कराते हैं, लेकिन कभी कभार मटकी के अंदर जाके ही फीड कराते हैं। तो जब वो अंदर मटकी के अंदर जाते हैं तो उसमें बहुत ही घुटन हो जाती है। तो मटकी का साइज़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि अगर मटकी का साइज़ छोटा होगा तो बच्चे बाहर गिर जाते हैं फीड मांगने के चक्कर में। लेकिन अगर मटकी का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा तो बच्चे हंडिया में ही रहते हैं और उनको चोट लगने से भी महफूज रहते हैं वो। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर मटकी से कोई बच्चा गिर जाता है कॉलोनी सेटअप में, ऐसा खास तौर पे होता है कि दूसरे पेयर उसको ज़ख्मी कर देते हैं या उसको कभी कभार मार भी देते हैं। तो मटकी का साइज़ बड़ा होना बहुत बड़े फ़ायदे हैं इसके। छोटी मटकी के साइज़ होने से बच्चे ज़्यादा तादाद में बाहर गिरते हैं। पॉइंट नंबर 4, सॉफ्ट फूड और नरम ग़िज़ा। अगर आपके पेयर ने बच्चे निकाले हुए हैं या 6 से 7 दिन के बच्चे हैं तो आपको ये सॉफ्ट फूड देना लाजमी है। पहले नंबर पे सॉफ्ट फूड में आता है उबले हुए अंडे को अच्छी तरह उबाल के उसको मैश कर लेना, और अगर आप चाहें तो छिलका भी उसके साथ मैश कर सकते हैं। कैल्शियम का बहुत अच्छा काम करता है। दूसरे नंबर पे सॉफ्ट फूड आता है मिक्स वेजिटेबल को अच्छी तरह बारीक बारीक काट के उसको क्रश करके भी दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे सॉफ्ट फूड आता है नरम दालें।
आप मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, चना, गंदम, इन सब चीज़ों को मिक्स करके रख लें एक ही मिकदार में और रात को इनको भिगो के रख दें और 12 घंटे या 10 घंटे के बाद सुबह सुबह इनको यूज़ करवाएं। ये नरम दालें बहुत शौक़ से खाते हैं और अपने बच्चों को भी बहुत शौक़ से खिलाएंगे और इनकी अच्छी बच्चों की डाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, क्लीन वाटर। आप अपने पेयर का दिन में एक बार पानी तो ज़रूर चेंज करें। एक बार नहीं चेंज कर सकते तो हफ्ते में 3 बार तो लाजमी करें, क्योंकि अगर आपके पेयर के नीचे बच्चे हैं तो दाना पानी देखना तो आपको लाजमी है। दाना पानी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि बच्चे एनी टाइम फीड मांगते रहते हैं और इसके चक्कर में काफ़ी बच्चों की डेथ भी हो जाती है कि अगर उनको दाना पानी वक्त पे ना मिले तो एनी टाइम दाना पानी फुल रखें और पानी रोज़ चेंज करें, क्योंकि इनको गर्मियों में ख़ास तौर पे नहाने की बहुत आदत होती है और ये पानी उसके चक्कर में गंदा कर देते हैं, जिसकी वजह से जर्म्स पैदा होते हैं और वो बच्चों को इन्फेक्शन भी पैदा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल। ब्रीडिंग के लिए सबसे अहम और मेन किरदार अदा करती है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी ब्रीडिंग में इशू आ सकता है, अनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है और डेड इन शेल का इशू आ सकता है। तो हर बर्ड्स की ब्रीडिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अलग होती है, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे बजरीज़ की। तो बजरीज़ की ब्रीडिंग ह्यूमिडिटी जो होती है 50 से लेकर 70%। बजरीज़ का जो ब्रीडिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 22 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक। इस ब्रीडिंग टेम्परेचर और इस ह्यूमिडिटी में बच्चे अच्छी तरह हैच होते हैं और बिल्कुल भी डेड इन शेल का इशू नहीं आता और अनफर्टिलिटी का भी इशू बिल्कुल नहीं आता। ये ह्यूमिडिटी अगर आपके रूम टेम्परेचर की होगी तो इंशाल्लाह आपके बच्चे हैच होंगे और परिंदा अच्छी ब्रीड करेगा। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए मार्केट में एक मीटर आता है जो आप परचेज़ कर सकते हैं, उससे आपको आसानी होगी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर देखने में। पॉइंट नंबर 7, डोंट डिस्टर्ब पेयर आफ्टर लेइंग एग। अगर आपके पेयर ने अंडे दे दिए हैं तो आपको उनको 2 रास्ते हैं, या तो आप उनको डेली मॉनिटर करें ताकि उनकी आदत बन जाए डेली मॉनिटर होने की, और या तो आप उनको महीने में सिर्फ 2 से 3 बार चेक करें ताकि वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, खुदा ना खास्ता कि कोई चिक्स अंदर मर जाता है या अंदर चूंटियाँ लग जाती हैं, तो आप उनकी मटकी निकाल के उसमें पाउडर लगा के उसको साफ़ वाफ करके वापस मटकी वहीं लटका दें ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। पॉइंट नंबर 8, चिक्स केयर। बच्चे निकलने के फ़ौरन बाद ही आप उनको सॉफ्ट फूड यूज़ कराना शुरू कर दें, जैसे कि मैंने पहले बताया अभी। तो पहले नंबर पे सॉफ्ट फूड आता है वो आता है उबला हुआ अंडा, दूसरे नंबर पे जो आता है मिक्स वेजिटेबल, तीसरे नंबर पे जो आता है साबुत दालें उबली हुई या भिगोई हुई। अक्सर बाज़-औक़ात हम ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड्स को मल्टीपल सप्लीमेंट यूज़ कराते हैं, जिसमें विटामिन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, D3, ई सेलेनियम और बहुत से कैल्शियम शामिल होते हैं। इन मल्टीविटामिन कैल्शियम में डिफरेंट कंपनियां आती हैं और बहुत से शॉपकीपरों के पास ये अवेलेबल हैं, लेकिन शॉपकीपर आपको ये नहीं बताता है किस पेयर को ये देने चाहिए, क्योंकि 15 दिन से कम उम्र बच्चों को अगर ये आप सप्लीमेंट देंगे, आप उस पेयर को ये सप्लीमेंट देंगे, फिर वो अपने बच्चों को ये कैल्शियम और मल्टीविटामिन पिलाएगा तो उसके बच्चों में फीडर्स का इशू आ सकता है, उसको फ्रेंच मोल्ट हो सकता है जो कि बहुत बुरी बीमारी है। उससे पूरे पर बच्चे के झड़ जाते हैं और 1-2 महीने तक बच्चे के पर नहीं आते। ये मेरे साथ हो चुका है, मेरे को किसी ने नहीं बताया था, ये मैं पॉइंट आपको लाजमी बता रहा हूँ। आपको ये लाजमी ध्यान रखना है कि कैल्शियम मल्टीविटामिन जब यूज़ नहीं कराना जब पेयर के नीचे बच्चे 15 दिन से कम उम्र के हों। कम से कम आप 20 दिन के बच्चे जब हो जाएँ उसके बाद आप कैल्शियम मल्टीविटामिन यूज़ कराना शुरू करें। ये मैं आर्टिफिशियल कैल्शियम और मल्टीविटामिन की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इनको नेचुरल कैल्शियम दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। इसमें अंडे के छिलके और समुद्री झाग शामिल है। ये नेचुरल कैल्शियम आप किसी भी उम्र के बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन कैल्शियम है वो आपने 15 दिन से कम उम्र बच्चों को यूज़ नहीं कराने। पॉइंट नंबर 9, नेस्टिंग मटेरियल। वैसे तो बजीज को नेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती मटकी में, क्योंकि मटकी बिल्कुल राउंड शेप में होती है और इसमें ये अपने पर जमा करके ही उसमें अंडे दे देते हैं। लेकिन अगर बॉक्स में ब्रीडिंग हो रही है तो बॉक्स का सरफेस थोड़ा फ्लैट होता है, तो उसके लिए आप डिफरेंट नेस्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप लकड़ी का बुरादा ले लें, वो सबसे बेस्ट होता है इनके लिए। अगर वो गंदगी भी होगी तो उसमें वो गंदगी भी एडजस्ट हो जाती है, लेकिन अगर घास होती है तो उनमें बच्चों के पाँव अटकने का खदशा ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 10, केज साइज़। बेसिकली नॉर्मली जो बजीज का केज साइज़ होता है वो होता है 1.5 बाय 1.5 का, लेकिन बजीज 1 बाय 1 के केज में ही ब्रीड कर जाते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि जितना बड़ा बजीज का केज होगा, जितनी अच्छी उसको फ्लाइंग मिलेगी, उतनी अच्छी ब्रीड करेगा, वो उतना खुश रहेगा। अगर आपके पास 3 बाय 1.5 का केज है और उसमें पार्टीशन बीच में निकलता है तो आप उसमें 3 पेयर आराम से ब्रीड करा सकते हैं,
उसमें कोई फाइट नहीं होती और पेयर अच्छी ब्रीड करते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने भी 3x1.5 के केज में 3 पेयर आराम से लगाए हुए हैं। लेकिन अगर आप कॉलोनी सेटअप लगाना चाह रहे हैं तो 5x5 की कॉलोनी 10 पेयर के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें पेयर, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे वैसे ही आप कॉलोनी का साइज़ बढ़ाते जाएं। लेकिन आपको कॉलोनी लगाते हुए एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपको जितने भी पेड़ छोड़ने हो सारे एक साथ छोड़ने हैं, अलग अलग 2-2 3-3 पेड़ लाके नहीं छोड़ने, क्योंकि बाद में फ़ाइट होती है और पेड़ ख़राब होते हैं। और आपको जब भी छोड़ने हैं तो एक ही एज के छोड़ने हैं, या तो आपको बड़े छोड़ने हैं या सारे आपको पट्टे छोड़ने हैं। और एक बार आप पेयर छोड़ दें तो उसके बाद अगर कोई फीमेल या मेल एक्सपायर हो जाए तो उसका साथ ही आप उसमें से निकाल लें, उसके साथ के लिए ला के दूसरा नहीं छोड़ें। अगर आप उसके लिए दूसरा लाएंगे तो उसके चक्कर में दूसरे मेल और फीमेल ख़राब हो जाएंगे और आपकी कॉलोनी ख़राब हो सकती है। तो ये थे बजीज़ ब्रीडिंग टिप्स के मुतालिक अहम पॉइंट जो ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या कुछ चीज़ मिसिंग है या कुछ कन्फ्यूजन आपको है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और फ्लाई फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्लाई फैक्ट्स चैनल पे हम परिंदों से मुतालिक लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट प्राइस, ब्रीडिंग टिप्स और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो जुड़े रहें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।